और जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। जनाब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आज चूंकि वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस हवाले से बात कर रहे थे और हमने अवेयरनेस के हवाले से भी थोड़ी बात की और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इसको, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात की। इसके साथ साथ हम लोगों ने डॉलर की जो कीमत में इजाफा होता जा रहा है और जो कह लें कि मुस्तकम जो है वो कम होता जा रहा है रुपये की कीमत में, उस हवाले से भी हमने बात की। चलते हैं जनाब आज की अगली स्टोरी की जानिब। और जैसे कि आपको अंदाजा है कि कुछ दिनों पहले, अब तो खैर मौसम फिर से वैसा हो गया, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मेरे कपड़ों से नहीं लग रहा होगा, लेकिन गर्मी अच्छी भली वापस हो गई। लेकिन उससे पहले जब बारिश हुई बहुत ज़्यादा, तो बारिशों की वजह से जहाँ पे पानी की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, पानी खड़ा हो जाता है, फिर कह लेंगे सैनिटेशन के इश्यूज हो जाते हैं, वहाँ साथ ही साथ कुछ बीमारियां वो भी बढ़ी और इसके साथ साथ डेंगू जो है वो भी हमें नजर आया और उसके केसेस की तादाद जो है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। रोज के तकरीबन 100 केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं और उसके साथ अगर हम एक जनरली बात करें, अभी तक 1000 जो केसेस हैं वो डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे राफिया जिक्र कर रही थी कि जैसे ही कोविड आया तो हम लोग भूल ही गए कि डेंगू भी आ चुका था और कई बार कई लोगों की जानें जो हैं वो जा चुकी थी जब डेंगू नया नया आया। और उसके बाद हुआ ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पहले 2 सालों में बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो इतने ज़्यादा केसेस सामने रिपोर्ट नहीं हुए। फिर कोविड का मसला हो गया और मुसलसल 2 साल से हम सिर्फ कोविड पे बात कर रहे थे और कोविड को लेकर चीज़ें चल रही थी। और जैसे ही इस साल बारिशें ज़्यादा हुई तो हुकूमत की कारकर्दगी का जो पोल है वो खुल चुका है और नज़र आ रहा है जी डेंगू को लेके और किस तरह से जो है डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रे भी किया जा रहा है और काम तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि जो अदादोशुमार है वो हर हॉस्पिटल के डिफरेंट नजर आ रहे हैं और हर डिफरेंट बता रहे हैं। अदादोशुमार हर हॉस्पिटल के डिफरेंट आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी इतने केसेस नहीं, लेकिन कुछ कह रहे हैं इतने केसेस हैं। किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन केसेस को और क्या क्या ऐसी चीजें एहतियाती तदाबीर जो हमें अपनानी चाहिए और किस तरह से महफूज रह सकते हैं, जी इस हवाले से बात करेंगे। माहिर वबाए अमराज हैं डॉक्टर जवाद असगर राना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब फाइनली कोविड के अलावा आज हम आपसे बात करेंगे डेंगू के हवाले से। तो डॉक्टर साहब देख रहे हैं केसेस में इजाफा हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 100 केसेस सामने आ रहे हैं तकरीबन। अगर इसमें इजाफा मजीद हो रहा है तो आप प्लीज इसमें भी मेरी करेक्शन कीजिएगा। देखिए 2019 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर और पंजाब के अंदर काफ़ी बड़ी आउटब्रेक आई थी डेंगू की। और मुझे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मैं उस कमेटी में था, एक्सपर्ट्स की कमेटी में, जिसके अंदर हमने इसको मैनेज किया डेंगू को। और उसमें हमारे इस्लामाबाद में हमने सबसे पहले ये काम किया कि नॉर्मली हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नंबर छुपाते हैं कि हम पूरे नंबर ना बताएं कि कोई तादीबी कार्रवाई ना हो, तो हमने इनकरेज किया और उसके बाद इस्लामाबाद ने 800 केसेस एक दिन के अंदर भी रिपोर्ट किए। 800 केसेस एक दिन के अंदर रिपोर्ट किए, तो उससे फायदा हमें यह हुआ कि हमें एग्जैक्ट पता लग गया कि किन इलाकों में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हमने जो इंटरवेंशंस थी अपनी वो उन एरियाज पे फोकस की, बजाय इसके कि उसको पूरे इस्लामाबाद में फैलाते और जो उनकी वो मौसर ना होती। तो टारगेट हमारी इंटरवेंशंस हुई क्योंकि हमने कोई नंबर छुपाया ना और विद इन 2 वीक्स वो केसेस को हम कम ले आए। पंजाब में भी 2019 में ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने रिपोर्ट किए थे केसेस। डेंगू के अंदर किसी वजह से नॉर्मली जब एक दफा आती है आउटब्रेक तो फिर उस दरमियान में 1 साल 2 साल का गैप इसके अंदर आ जाता है। तो वो 19 में आई, तो अब ये 21 में जाके तकरीबन 2 साल बाद हमें ये दोबारा इसका अटैक हुआ है। और क्योंकि पिछले कोविड-19 में हम सारे उस पर फोकस थे तो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन इसके बारे में यही गवर्नमेंट के लेवल पे ये काम करने के होते हैं कि ये वक्त से बहुत पहले आपने बहुत सारे काम करने होते हैं। आपने लार्वे के सर्वेस करने होते हैं, आपने असेसमेंट्स करनी होती है कि कौन सी जगहों पे ये टायर्स पड़े हुए हैं जहां में पानी जमा हो रहा है या इस तरह की चीजें। तो ये कई महीने पहले इन रियलिटी काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि जब आउटब्रेक जैसे आप केसेस बढ़े हैं तो फिर आपके पास टाइम कम होता है इंटरवेंशंस करने का। जी ठीक है, ठीक हो गया सर। इंटरवेंशंस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या इंटरवेंशंस होनी चाहिए और इससे पहले क्या हुई हैं? देखिए क्योंकि ज्यादा इस वक्त आपके नाजरीन घरों पे हैं या खवातीन हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि ये जो मच्छर है
ये बाहर का मच्छर नहीं, ये घर का मच्छर है और ये घर के अंदर रहना ज्यादा पसंद करता है। तो आपके पर्दों के पीछे, आपके सोफों के पीछे, आपके पानी की टैंकी के अंदर अगर उसका ढक्कन नहीं सही लगा हुआ ऊपर, तो इस तरह की छोटी, आपने बाहर परिंदों के लिए पीने के लिए पानी की कोई छोटा सा बर्तन रखा हुआ है, तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों के अंदर बारिश का पानी आ जाए या वैसे आप खुद डाल रहे हैं, तो उसमें ये बच्चे और अलावे अपने इसके पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो जरूरी ये होता है कि पहले आपको अपने घर की सफाई अच्छे तरीके से करें और कोई भी जो स्प्रे होता है मच्छर मार का, उसको पर्दों के पीछे करें, उसको मसलन ऐसी ऐसी जगहों पे करें जो आप नॉर्मली ख्याल नहीं करते। सोफों के नीचे किया, सोफों की बैक पे किया और उसके बाद उस कमरे को तकरीबन आधे घंटे के लिए बंद कर दें, उसके अंदर कोई ना जाए। बाद में उसकी खिड़कियां विड़कियां खोलिए और उसके बाद आप हवा ताजा आए, तो ताकि आपको उसका नुकसान ना हो। दूसरा, जो पानी वाले बर्तन बाहर आपने परिंदों के लिए कोई रखा हुआ है या कोई ऐसी चीज है आउटडोर में आपकी, तो उसको हर हफ्ते उसको अच्छी तरह उसको धो के उसको खुश्क होना चाहिए, ताकि कोई जो इसके अंडे लार्वे वगैरह हैं वो खत्म हो जाएं और आप फिर नए सिरे से कर दें। जो हमारी ये रूटीन है कि परिंदों का एक बर्तन हम बाहर रख देते हैं पानी के लिए और उसको फिर उसको फिल नहीं करते। गटरों के ऊपर छोटे से डिप्रेशन होते हैं आम आपके घरों में, उनके अंदर भी बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा करके जमा हो जाता है। छत के ऊपर अक्सर लोग कचरा अपना रख देते हैं कि सामान जो यूज नहीं है, तो वो उसमें भी देख लीजिए कहीं पे बारिश की वजह से कोई पानी तो इकट्ठा नहीं हो गया। टूटी फूटी चीजें अक्सर लोगों ने छतों पर या मम्टीज पे रखी होती हैं, उसको वो जज कर लें कि उसके अंदर नहीं है, नहीं तो डिस्पोज ऑफ कर दें। तो सबसे पहले आप अपने घर को साफ करेंगे और उसके बाद अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलके अपने इलाके को साफ करें ताकि मच्छर आपकी तरफ आ ना सके। और सबसे बड़ी एहतियात इसकी है, शाम को लोग सैर के लिए निकलते हैं ये और सुबह के वक्त, तो सुबह और शाम ये मच्छर का फीडिंग टाइम है इस मच्छर का। तो अगर आपने बाहर निकलना है उस वक्त तो लॉन्ग स्लीव्स पहने, टी शर्ट्स वगैरह ना पहनिए, इंसेक्टिसाइड जो रिपेलेंट्स होते हैं जो मच्छरों को भगाने वाले आप लोशन लगाते हैं वो लगाइए, और इस तरह निकर वगैरह ना पहनिए, मुकम्मल आप पजामा वगैरह पहन के, यानी कि मच्छर को जगह ना मिले आपको काटने की। और इसके साथ एक और चीज कि जो अब रात को या सुबह के वक्त आप बाहर निकलते हैं तो गहरे रंग के कपड़े ना पहनिए। ठीक है। डार्क कलर्स को ये मच्छर अट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से बेहतर है कि आप काला या इस तरह का जो डार्क कलर्स है वो ना पहने शाम के वक्त, और लाइट कलर्स पहन के आप अगर बाहर जाना है तो जाइए। ये छोटी छोटी एहतियातें हैं। हाँ बिल्कुल, जो कि आपके लिए बड़ी फायदेमंद भी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि क्योंकि 2 साल जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, कोविड में इतना हम लोग मसरूफ हो गए, पूरा फोकस हमारा कोविड पे था, हम लोग तो डेंगू के सिम्टम्स ही भूल गए। कुछ लोग अभी भी अगर उनको कोई टेम्परेचर या कुछ ऐसा होता है तो हम समझेंगे हमें कोविड हो गया है, अगर कोविड है तो हम समझेंगे हमें डेंगू हो गया है। तो मैं चाहूंगी थोड़ा वाज़ेह तौर पर इसके सिम्टम्स के हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसकी भी बहुत सारी अलामत वही हैं जो कोविड के अंदर होती हैं, यानी कि बुखार हो गया, आपका जिस्म में दर्द हो गया। लेकिन जो कोविड को सेपरेट करती है एक दो अलामत, वो ये है कि उसके अंदर कुछ लोगों को उनके सूंघने की या जायके की हिस्स खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा एक साइन है कि कोविड हुआ। इस तरह कोविड के अंदर ज्यादा कमजोरी आप फील करते हैं, इसके अंदर आपको बुखार होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन उस तरह की कमजोरी शायद ना फील हो। बाकी अलामत जो हैं वो मिलती जुलती हैं, तो इस वजह से उनसे आपको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन आदमी को हाँ, कोविड के अंदर जो एक और फर्क है कि उसमें आपको गले की खराश, खांसी, ये चीजें होती हैं। इसके अंदर बुखार तो होगा लेकिन बाकी चीजें उस तरह नहीं होंगी जिस तरह कोविड में होती हैं। तो इससे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होगा, लेकिन उसके बाद फाइनल पता जो है वो आपको टेस्ट से ही आप करा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया सर। एक्सट्रीम मसला क्या हो जाता है आपको डेंगू से, मतलब एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो स्पेसिफिक बॉडी का ऑर्गन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा हो इससे? देखिए, जिस तरह कोविड मसलन मोस्टली लोगों के अंदर कोई बड़े अलामत मसलन नुकसान नहीं पैदा करता, या ये कह लीजिए कि फौरी प्रॉब्लम नहीं पैदा करता। इसके अंदर डेंगू के अंदर भी जो है मेजॉरिटी वो छोटी मोटी बुखार वगैरह के बाद ठीक होके उठ के चलने फिरने लग पड़ते हैं। बहुत कम केसों में, शायद 1% से भी कम केसेस के अंदर ये ऐसा स्वीयर शेप लेता है जिसमें आपके जिस्म से जो ब्लड है वो बहना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ जगहों से, और उस ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता या बड़ा मुश्किल होता है खिलौना। तो इस वजह से वो जो महदूद तादाद है उन मरीजों की
जिन्हें हम कहते हैं कि उनको डेंगी शॉक सिंड्रोम हो गया, यानी कि वो शॉक में चले जाते हैं तो उनका ब्लड जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, तो वो एक खतरनाक होता है और उससे डेथ्स भी होती हैं। तो इस वजह से वो उसको निकाल दें तो बाकी इसको यही समझिए कि 99% लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह कि वो 1% लोग कौन होंगे जिनके अंदर, या 1% से भी कम लोग वो कौन होंगे जिनके अंदर ये सीवियर शॉक सिंड्रोम में जाएगा। उसके बारे में अभी हमें बहुत ज्यादा इल्म नहीं है कि एट रैंडम ही फील होता है। कोविड के अंदर तो हमें पता है कि बड़ी उम्र के लोग, जी सर, मैं कह रही हूँ रैंडम कोई लोग होते हैं या उनके कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिकली कह लें कि कोई रिस्क फैक्टर्स नजर आ रहे होते हैं कि हाँ ये लोग ज्यादा उससे हो सकते हैं इफेक्टिव? नहीं, इसमें बड़ी तहकीक तो हो रही है, लेकिन एज सच कोई जिस तरह हमने कोविड के अंदर ढूंढ लिए हैं कि जी ये और ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं और ये इस तरह के उनका इम्यून सिस्टम डाउन है, तो इनमें मेजॉरिटी के अंदर कॉम्प्लिकेशन और डेथ होती है। कोविड का भी एज सच उस तरह नहीं क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लोग वही चीजें, इम्यून सिस्टम का डिप्रेस होना और कंप्रोमाइज होना आपको ससेप्टेबल करता है, ना सिर्फ इन दोनों बीमारियों के, बाकी बीमारियों के लिए। लेकिन ये कह लें कि ये पक्का है, वो कोविड में भी हमें अभी नहीं पता, क्योंकि आप ये भी देखें कोविड में कई नौजवान लोग जो मैराथन रन करते थे और बड़े फिजिकली फिट थे इन देयर 30s, और वो इस तरह बीमार हो कि विद इन 1 वीक उनकी डेथ्स हुई हैं। तो इस वजह से अभी उसके बारे में भी हमें 100% नहीं पता। लेकिन कोविड क्योंकि इतनी ज्यादा रिसर्च हुई है और इतनी दुनिया में ये फैला है कि हमारे पास उसके बड़े अच्छे रिसर्च के इंफॉर्मेशन मौजूद है। डेंगू के अंदर अभी उस तरह की हमें इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है कि कौन से लोग इवेंचुअली उनकी डेथ होगी या वो सीरियस शॉक सिंड्रोम में जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है इसके लिए। ठीक हो गया, सही हो गया। डॉक्टर साहब, वैसे मैंने नोट किया है कि आज आप ना डेंगू को बहुत ही लाइट ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कोविड की वजह से ये हो सकता है, डेंगू में कोई मसला नहीं है, 99% आप ठीक हो जाएंगे। मतलब डेंगू कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको याद है 2 साल पहले क्या सूरत हाल थी हमारी? अभी नहीं, 2 साल पहले मैं, देखिए 2 साल पहले मैं खुद ही उसको डील भी कर रहा था इस्लामाबाद के अंदर। तो लेकिन उससे पहले लाहौर में 2011 में असल प्रॉब्लम हुआ था, जब बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था और उसके अंदर जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो 400 से ऊपर है लाहौर की आपकी। और लाहौर की सूरत हाल उस 2011 में ये थी कि आप चाहे वजीर हैं या जो भी हैं, अस्पतालों के बेड नहीं थे मिल रहे, क्योंकि लोग घबरा के अस्पतालों की तरफ चले गए थे। पहली दफा ये बीमारी इतने बड़े पैमाने पे पंजाब के अंदर आई थी, तो इस वजह से लोग और चंद इसके अंदर मैं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, उनकी डेथ हो गई थी शुरू के अंदर। तो जब बड़े लोगों की डेथ हुई इसके अंदर, तो इतना इसका खौफ पड़ गया कि जिसको हल्का फुल्का भी बुखार है वो भी अस्पताल की तरफ जाना शुरू हो गया, और अस्पतालों में इवेंचुअली जगह ना रही, और बड़े बड़े जो बावसाइल लोग थे उनको भी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, इवन प्राइवेट के अंदर भी। तो वो बड़ा, खैर उस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब हमारे लोग डेंगू को समझते हैं। देखिए, डेंगू से बचना बड़ा जरूरी है, और उसी तरह जिस तरह मैंने कहा है कि जब आपको ये पता ना हो कि ये मच्छर की बाइट से मेरा आम 99% लोगों की तरह मेरा हाल होगा, या 1% जिनको स्वीट डिजीज होती है उनकी तरह होगा, तो ये डर रहना चाहिए। ये डर रहना इसमें हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है सर, थोड़ा सा इसकी वैक्सीनेशन के वाले से बताइएगा कि इसकी वैक्सीनेशन में काम हो रहा है, ये एग्जिस्ट करती है, और उसके अलावा इसका हल क्या होता है? मतलब हम मेडिकेशन की तरफ चल जाते हैं, किस तरह से इसको भी ट्रीट कर रहे होते हैं? अब देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन हो गई है। कोविड-19 के बारे में हमने कहा कि जी आपने रेस्टोरेंट्स में अंदर नहीं जाना, इन हाउस डाइनिंग नहीं करनी, आप बाहर बैठे और आप आउटडोर में बैठे। अब डेंगू आ गया, डेंगू बाहर बैठने वालों पे ज्यादा मच्छर हमला करता है, तो ये थोड़ा सा डायलेमा आ गया है। और बाकी इसकी भी ट्रीटमेंट्स एंटीवायरल्स पे काम हो रहा है, जिस तरह कोविड की हो रहा है, लेकिन एज सच हमारे पास अभी कोई इफेक्टिव मेडिसिन दोनों की नहीं है। वैक्सीन कोविड की तो आ गई हुई है, डेंगू की आई थी, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं किया गया अभी ज्यादा लोगों के लिए, तो इस वजह से उसकी भी वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है।
और क्योंकि वो उसने उस तरह की डेथ्स नहीं क्रिएट की इतनी जल्दी टाइम के अंदर डेंगी ने, इस वजह से वहां पे उतनी रिसर्च और उतनी फाइनेंसेस और रिसोर्सेज नहीं मिले उसको डेंगी के लिए, क्योंकि हालांकि ये है तो अरसे से, लेकिन इससे पहले ये अमीर मुल्कों के अंदर नहीं था, ये एक मुल्कों का प्रॉब्लम था, 8-9 मुल्कों का, और पिछले 20 साल के अंदर अब ये तकरीबन 100 मुल्कों से ज्यादा में पाया जाता है। तो ये अब इसकी रिसर्च की तरफ तवज्जो दी जा रही है, और वैक्सीन देखिए कुछ अरसे बाद शायद आ जाए, लेकिन अभी जो वैक्सीन है उसको, जिसे हम कहते हैं, रिकमेंड नहीं किया गया कि हर शख्स लगवा ले, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया में रहते हो, तो उसके अलावा इसको रिकमेंड फिलहाल नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। जनाब, कोविड के साथ साथ अब डेंगू पे भी बात हो रही है, हमें डेंगू की सूरत हाल उससे भी बचना चाहिए, और उसके लिए बड़ी एहतियाती तदबीर है, जैसे उतनी परेशानी की बात घर में रहने वाला है, उतनी परेशानी की बात है, लेकिन बात है कि आपको प्रिवेंशन करना लास्ट में, जो तरीकाकार उन्होंने बताया दीज आर सिंपल। आपने पानी को खड़े नहीं होने देना, साफ रखना है, लावर्स जो अगर बन जाते हैं तो उनको भी खुद को कह लें कि उनसे बचाना है। सो दिस इज अबाउट डेंगू। चलते हैं अगली स्टोरी की जानिब। एक छोटी सी स्टोरी है, मेरा ख्याल है वो शेयर करें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। जनाब, वैसे तो माजूर एक शख्स है, उन्होंने हिम्मत की मिसाल कायम कर दी है, और वो जिम जाते हैं जनाब, और उसके अलावा उन्होंने अपनी मस्कुलर बॉडी बनाई हुई है, बाकायदगी से जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उनकी ये वीडियो देखने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखिए, अगर अल्लाह की तरफ से आप माजूर हैं या आपकी टांगे नहीं, उसके बाद भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं तो यकीनन आप एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। आपने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, और ये एग्जांपल जो है उन्होंने हमें करके दिखाई है, बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी बॉडी जो है वो बॉडी बिल्डिंग की हुई है, और प्रॉपर वो जिम करते हैं, और वो बेसिकली ही इज अ स्पेशल पर्सन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि ही इज गोइंग टू द जिम। और हम लोग जो सही है, बिल्कुल नॉर्मल लोग भी, हम लोग जो बात जैसे कह रहे थे कि हम 20 मिनट की वॉक के लिए भी डेली नहीं निकल सकते। अच्छा, वो स्पेशल वर्ड आई डोंट नो लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वाकई स्पेशल पर्सन है, हमसे ज्यादा आई फील स्पेशल इज द राइट वर्ड फॉर देम। हां, एग्जैक्टली स्पेशल पीपल। हां, मैं इसलिए वो क्लियर करना चाह रही थी, जो हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं उसका मकसद ये होता है कि वो वाकई स्पेशल है, खास है, हम सबसे खास है, क्योंकि उन्होंने इसको कभी भी अपने आगे नहीं आने दिया है जनाब के मेरी टांगे नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो बॉडी बिल्डिंग की, और उसके बाद उन्होंने जो है एक खूबसूरत सा मस्कुलर अपनी बॉडी बनाई हुई है, बाकायदगी से वो अपनी जिम भी कर रहे होते हैं। Absolutely, this was about the person। जनाब, हमने एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर की, और चलते हैं जनाब अगली स्टोरी की जानिब। और जैसे कि आपको पता है कि लाहौर खैर से पहले नंबर पे आ गया आलूदगी के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से पहले नंबर पे है लाहौर, और इस चीज़ से बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो हमें मसले मसाइल करना शुरू हो चुकी है। डस्ट पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो मुंह और नाक के ज़रिए आपके अंदर जाते हैं, आपके खून तक जाते हैं, मसले क्रिएट करती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात की अगर बात की जाए तो जैसे ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, उसके अलावा सड़कें बना दी गई हैं, ये जो भट्टे जिनसे धुआं निकलता है, गाड़ियों नहीं करवाते हम लोग, गाड़ियों का धुआं बहुत ज्यादा निकलना शुरू होकर, वही गाड़ियों का धुआं जब हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस कर रहा होता है, एंड दे गो अप, जहाँ पे ओजोन लेयर है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, कहलें कि जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे, वो भी खत्म होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया है, दरख्तों को हमने काटना शुरू कर दिया, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के बेसिकली वजह बन रहे हैं एयर पोल्यूशन के, और उस हवाले से कह लेंगे लाहौर जो है, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक और अलमिया की बात है कि वो पहले नंबर पे आ गया। बिल्कुल जनाब, और जो फिजा में मौजूद जहरीली गैसें या मादा होता है, उसको जिस मेयार के तहत चेक किया जाता है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो लाहौर जो है वो पहले नंबर पे आ चुका है। और क्या वजूहात है, किस तरह से बचा जा सकता है? और आज तो अफसोसनाक खबर आ रही है, कभी डॉलर हाई हो रहा है, ऊपर से डेंगू हो रहा है लाहौर में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब डेंगू भी हो रहा है, कोविड भी हो रहा है। तो चले जनाब चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। माहिर माहौलियात मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मरियम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, आपको भी पता है कि जी एयर डेक्स इन क्वालिटी के मुताबिक जो लाहौर है पहले नंबर पे आ गया है आलूदा तरीन शहरों में, तो किस तरह की सूरत हाल देख रही हैं, क्या रीजंस हैं? जी रीजंस तो वही मोर और लेस हैं जो आपने इस सेगमेंट के शुरू में बताई हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ये बताती चलूँ कि नॉर्मली समझा ये जाता है कि शायद लाहौर या कराची या फैसलाबाद ये ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा आलूदा हैं,
बताऊं कि ये वहाँ के बाशिंदे जब इस्लामाबाद की तरफ रुक करते हैं तो उनको लगता है इस्लामाबाद बहुत ही साफ है। तो पूरे साल में इवन इस्लामाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी आपने बात की है वो अनहेल्दी रहता है, वो हेल्दी नहीं होता है। जो हेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेंज होती है 0 से 500 की, उसमें 0 से 50 के बीच होना चाहिए आइडियली, तब आपका साफ माहौल है, यानी कि आप अच्छा ब्रीथ कर रहे हैं, अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। तो वो उससे भी ज्यादा होता है, यानी कि अनहेल्दी होता है। और अगर कोविड को देखें जिसमें आपके लंग्स की, आपके फेफड़े इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो ऊपर से बैड एयर क्वालिटी अगर आपकी होती है, जैसा कि आपने लाहौर का ये बताया कि है, तो फिर वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट उन पेशेंट्स में ये सिचुएशन कर जाती है आपके बैड एयर क्वालिटी की वजह से। अब रीजंस की तरफ अगर आप आए तो एक तो कुछ रीजंस तो जो आपने बताई, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपका है वो बहुत ज्यादा अडमिट करता है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से पहले भी अगर आप बात करें तो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं लाहौर में, खासतौर पर काला शिकागो के एरिया में जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर कोई हालात ही नहीं है, ना वेस्ट मैनेजमेंट के, ना एयर पोल्यूशन के। पाकिस्तान में ओवरऑल इंडस्ट्रीज में क्लीन टेक्नोलॉजी तो यूज होती नहीं है, तो इंडस्ट्री बहुत आपकी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये जो आपके ब्रिक किल्न्स हैं जिसमें भट्टों की आपने बात की, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनका शेयर बहुत कम है। एक्चुअली होता ये है कि वो आपका सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट ज्यादा उन्हीं पर फोकस कर रही होती है कि ये हैं तो इनमें जिग-जैग टेक्नोलॉजी है। दैट्स ट्रू, हमें उनमें भी टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनका शेयर एयर क्वालिटी की पोल्यूशन में जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें बहुत कम होता है। तो मेजर सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हमारी इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा जो आपके साथ में शेयर करती चलूँ कि लाहौर में पिछले कुछ अरसे से कोई डंपिंग साइट्स हैं जहां से मीथेन गैस रिलीज हो, या मीथेन गैस, जैसे आपने ओजोन का भी जिक्र किया है, मीथेन गैस आपकी ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करती है, आपका टेम्परेचर वार्म कर रही होती है, और बड़े हैजर्डस अमाउंट्स उनकी रिलीज हो रही हैं। अभी कुछ वीक्स हो गए इस पूरे होते हुए, रिलीज होते हुए, तो वो भी आपकी बैड एयर क्वालिटी में भी कंट्रीब्यूट करती है और आपकी टेम्परेचर वार्म करने में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ये भी ग्रीन हाउस गैस है जो कि आपके टेम्परेचर्स को बढ़ाती है। ठीक है, ठीक हो गया। जैसे आपने मेंशन किया कि भट्टे जो हैं वो एक मेजर फैक्टर नहीं है, तो डॉक्टर साहबा, मरीम साहबा बताइएगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ नहीं होती और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, ये एक वजह है इसकी एयर पोल्यूशन होने की? बिल्कुल, जो एयर पोल्यूशन बेसिकली होता ही है कि वेस्ट मैनेजमेंट, अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि इंडस्ट्रीज अगर वेस्ट मैनेजमेंट, एक तो इमिशंस उनकी हो रही हैं, जब कोई भी चीज जलती है तो उससे हवा में जो आलूदगी जाती है वो है। दूसरा जो वेस्ट है उसको नॉर्मली भी जो हमारे घरों का भी वेस्ट होता है, जो कूड़ा करकट होता है, वो आपको पता है कि हमारे यहाँ तो कोई मैकेनिज्म है नहीं उसको डील करने का। और तो दुनिया में बहुत तरीके हैं जिसमें आप कम्युनिटीज को घर घर आप सोल्यूशन बताएं तो उससे बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ही जो उनने कूड़ा बनाया उसी से आप चूल्हे जला सकते हैं, ईंधन उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो जो कूड़ा हमारे यहाँ है उसको दूर जाके पहले तो फेंका ही नहीं जाता, दूर सड़कों पे होता है, लेकिन जहाँ फेंका जाता है उसको आग लगा दी जाती है। तो आग में आपको पता है उसमें प्लास्टिक बैग्स भी हम फेंक रहे होते हैं, उसमें पैम्पर्स बच्चों के होते हैं, उसमें और बहुत सारा कूड़ा होता है, तो उससे जो इमिशंस होती हैं वो भी आपकी बैड एयर क्वालिटी में आपकी हवा को, हवाई आलूदगी को मुतासिर कर रही थी। तो इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स वेस्ट जो बहुत लेस टॉक अबाउट इशू है, आपके जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, यानी कि कार्स जो बहुत ज्यादा रोड्स पे होती हैं, उनके इंजन ठीक नहीं है, उनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन हो रही होती है, ये मेजर फैक्टर्स हैं। भट्टे बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर नहीं है, उनका बहुत ज्यादा शेयर नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है हवाई आलूदगी। ठीक है, मरीम साहब थोड़ा बताइएगा फ़ज़ाई आलूदगी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और हुकाम को कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? क्या इसी तरह से वक्त से पहले स्मोक को ही हमें फेस करना पड़ेगा? आपको पता है जब बहुत स्टार्ट में स्मॉग आई थी तो लोग पता नहीं वो समझ रहे थे कि फॉग है, और उसके बावजूद भी हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि ये वक्त के साथ साथ ज्यादा होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, फॉग का असल में फॉग रहती सारा साल है, लेकिन सर्दियां शुरू होने से पहले ही हमें विजिबल इस वजह से होती है कि कुछ टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, तो कंडेंसेशन होनी एक प्रोसेस होता है, वो कंडेंस होनी शुरू हो जाती होती है, और इसकी वजह से वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है वो बारिश में भी नहीं हो रही होती है, तो हवा में हमें ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो उसकी तो एक बहुत मेजर फैक्टर तो ये भी होता है, एक तो जो मैंने बताया वो भी है, दूसरा स्टबल बर्निंग जो होती है, जो कि ये किसान फसलें वगैरह काटते हैं तो उसके बाद जो वहाँ पर आग लगा देते हैं, उसको आग लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। वो इवन पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पंजाब हमारा हरियाली वाला इलाका है काफी ज्यादा, जिसमें काश्तकारी बहुत ज्यादा होती है, तो जितने किसान वो काश्तकारी करते हैं, आग लगाते हैं, तो उतने वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो इस वजह से स्मॉग में जो बाकी मैंने रीजन शुरू में बताए वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसका हल तो देखिए यही है कि एक तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करें। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर किस तरह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि देखें,
अगर आप सेफ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन शहर शहर में स्टॉप पे आप चलानी शुरू करें, जैसे मेट्रो है आपकी, ये आपकी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह की अगर आप बसेस या फास्ट ट्रेन या इस तरह की आप करना शुरू करें जैसे बाहर मुल्कों में होती है, तो पाकिस्तान यकीनन कर सकता है। जब सेफ होगी, ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी, तो पब्लिक को जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपनी गाड़ी हर कोई लेके निकले। अगर घर में 4 लोग ऑफिस जा रहे हैं सुबह सुबह, तो 4 अलग-अलग गाड़ी में अपने अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट सेफ होगी, ट्रांसपोर्ट स्टॉप से स्टॉप तक अवेलेबल होगी। अभी तो मेट्रो हमारी ऐसी बनी है ना कि एक इस सिरे से शुरू होती है, स्टॉप आते हैं बीच में, जहाँ पे हमने अगर ऑफिस जाना होता है तो बड़े दूर फिर चल के जाना पड़ता है, तो इस वजह से भी लोग उस पर ट्रैवल नहीं करते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे एक तो हमें इन्वेस्ट करना होगा जो कि प्रो इन्वायरमेंट हो, जिनमें कम से कम जो है वो एमिशंस हो। इसके अलावा जो सेकंड रीजन, जो फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स है, वो इंडस्ट्रीज हैं जो आपके हवाई रोटियां बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। उनमें क्लीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। क्लीन टेक्नोलॉजी से मेरी मुराद ये है कि जैसे जैसे हवा में देखें वो कंबस्ट होकर हाई टेम्परेचर्स पे बर्निंग हो रही है और हवा में गैसेस जा रही हैं, तो उनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं एमिशंस के अकॉर्डिंगली, जो फजाई अखराज हो रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी होती है जो कि दुनिया में अवेलेबल है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट को अब ये फोर्स करना है कि उनको फोर्स करें कि वो क्लीन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करें। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनसे वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स मांगे। आप देखें कि लाहौर में काला शकागू के एरिया में आप देखें कि इंडस्ट्रियल एरिया में आप चले जाएं तो बहुत बुरे हालात हैं। आपको पानी वहाँ खराब हो गया हुआ है, काला स्याह आपको नजर आ रहा होता है। तो अब उसको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान इंडस्ट्रीज से लें, उनको बताएं कि आप यहाँ पे फेंकेंगे, इसको आप ट्रीट करके फेंके, बाहर ऐसे आप नहीं फेंक सकते हैं। इसी तरह आपके जो बाकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा इसका बता दिया मैंने, कूड़ा ना जलाएं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान हमें पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, हमारे पास नहीं है। और उसके लिए आप जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे रिसर्च के इदारे हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। दे आर अवेलेबल टू असिस्ट द गवर्नमेंट। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपके कीमती वक्त का। और इसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना होगा, गाड़ियों की मेंटेनेंस टाइम से करवानी होगी। अगर आपके पास बाइक है तो काइंडली उसका सिलेंसर वो करके आवाज के साथ प्लीज नॉइस पोल्यूशन के साथ जहां पे एयर पोल्यूशन बढ़ी वहां पे नॉइस पोल्यूशन बढ़ी। और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी साथ में काम करने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए। गवर्नमेंट जैसे कि मरियम साहिबा ने भी मेंशन किया कि ट्रांसपोर्ट जो है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज कर दें, उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें तो हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। साथ ही साथ जहां पे हम घर वाले 4 अलग-अलग गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं अपने अपने ऑफिस, वो करने की बजाय आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए तो बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको भी कह लें कि रिक्वेस्ट है उनसे, एक तो अगर वो कोई क्लीन एक सिस्टम ऐसा बना दे जिसमें अपने जितना भी उनको वेस्ट निकल रहा है उसको भी किसी तरह से मैनेज करें, और साथ ही साथ जो उनका धुआं निकल रहा है भी किस तरह से मैनेज करें। बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट भी है, जैसे राफिया करी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके साथ हुकाम को चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। अगर वो तो करेंगे नहीं तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, जरूरी है। बिल्कुल ऐसे जनाब। और चलते जनाब अपनी अगली स्टोरी की जानिब, और जैसे कि हम हमेशा बात कर रहे होते हैं हेल्थ पे, हाइजीन पे, और हम जब हाइजीन की बात होती है तो सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे होते हैं। हम अपनी स्किन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, बालों के हवाले से बात कर रहे होते हैं, हम बॉडी हाइजीन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, साथ ही साथ नाखूनों की हाइजीन के हवाले से बात कर रहे हो, तो उसके साथ साथ हम दांतों की हाइजीन के हवाले से बात करते हैं। खूबसूरत स्माइल के पीछे खूबसूरत टीथों का बहुत जो टीथ होते हैं उसका बहुत ज्यादा, और खूबसूरत टीथ के पीछे एक डेंटिस्ट का भी बहुत हाथ होता है, एक लिंक कर रही होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो जनाब आज हम दांतों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। दांतों की बीमारियों में इजाफा किस वजह से हो रहा है, और अपने डेंटिस्ट के पास आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो उसके बाद कितनी देर के बाद आपको विजिट करना चाहिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साद आफ्ताब मौजूद है जो डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब यकीनन खूबसूरत स्माइल के पीछे खूबसूरत टीथ का बड़ा अहम किरदार होता है और रोल होता है। तो थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे यहाँ दांतों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। लोग डॉक्टर्स पे नहीं जाते क्योंकि उनको ये लगता है कि जो डेंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ऐसा है कि डेंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है? हाँ जी महंगा होता है। क्लियरली कह दिया। हाँ जी होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन असल में ना इसमें अगर आप इसको स्टार्ट से लें कि अगर हमने एक फर्ज कर लें कि एक ब्रश है और एक पेस्ट है, इस पर कितनी कॉस्ट आती है? 500 आती है। ये इसको थोड़ा आपने रेगुलर अगर आप करते रहेंगे, यानी कि पर मंथ अगर आप करते रहेंगे, तो इसमें तो देखें ना कितनी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज़ होता है, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज़। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है? एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज। हाँ जी। तो
तो जब तक आप उसको निगलेक्ट करते हैं, असल में जब तक आप खाते रहते हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ ऐसी होती है कि ये आप कह लें कि एकदम से ठंडा लगना शुरू होता है। अच्छा ठंडा लगना, दूसरी बात ये कि एड्स आ रही हैं, अच्छा ये पेस्ट लगा लें, ये ठंडा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी ठीक है, उतना इफेक्ट करती हैं, लेकिन वो जस्ट उसको मास्क कर देती हैं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप 20 सेकंड्स में जी, और इस तरह, और 1 मिनट में, और इस तरह, लेकिन क्या चीज़ होती है कि वो उसको मास्क कर देती हैं। अब एक्चुअली जो लेजन होता है वो तो वहाँ पे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है कि जो एक आप कह लें कि बाहर वाली लेयर है वो थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, लेकिन जो जैसी अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम डेंटिन कहते हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, वो फिर बड़ी तेज़ी से ना कैविटीज़ जो हैं वो आगे चली जाती है। उसकी वजह से अगर एस्थेटिक जोन में कोई कैविटी होगी, फिर वो उसको ड्रिल एंड फिल, और उसके बाद फिर RCT है, और उसके बाद क्राउन्स है, और ये सारा फिर एक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले हाइजीन के वाले से बात करते हैं दांतों की, कि डेली बेस पे क्या हाइजीन होनी चाहिए, फिर डॉक्टर को कब चेक कराना चाहिए, उस पर हम बाद में बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है, बताइए। थोड़ा सा हाइजीन के डेली बेस पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जी देखें, उसमें तो सबसे पहले तो सभी को पता जी ब्रशिंग है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हमारा शुगर इनटेक है, और प्लस जितनी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दांतों के साथ चिपक जाए। फ़र्ज़ कर लें कि 2 बच्चे हैं, एक रिसर्च है कि 2 बच्चे हैं कि जिसमें एक बच्चा जो है वो मीठा ज़्यादा ले रहा है, एक ज़्यादा स्लांटी और चिप्स वगैरह ले रहा है, तो कैविटीज़ जो एक्चुअली होंगी वो उस बच्चे में होंगी जो ज़्यादा स्लांटी और वो चीज़ें खा रहा है, चिप्स वगैरह खा रहा है। अगर हम कहेंगे कि जिन्हीं ये मतलब ऐसे कैसे हो गया, वो उसमें ही होता है कि मीठा जब दांत के साथ चिपक जाता है तो बच्चे को लगता है कि वो उसको अपनी ज़ुबान से रब करता रहे, वो एक्चुअली उसको वॉश आउट कर देता है। ठीक है, खुद से उसको करता रहता है, उसको साफ कर देता है। लेकिन क्या होता है कि चिप्स जब लगे रहते हैं उसका ना फ्लेवर आता है ना टेस्ट आता है, वो चिपका ही रहता है, और वहाँ पे फिर वो डिच बनता है, और वहाँ पे कैविटी, और बेसिकली हमने अपनी डाइट में रफेजेस बिल्कुल खत्म कर दी, ठीक है, फ्रूट्स हमने खत्म कर दिए बिल्कुल। ठीक है, हम ज्यादा चले गए हैं इस पे चिप्स और ये बर्गर्स और इन चीज़ों की तरफ चले गए। वो आपकी स्माइल जो है वो आप कह लें कि वक्ती तौर पे तो आपको लग रहा होता है कि जी सब सही है, और लेकिन जब ये साइकिल स्टार्ट होता है ये फिर खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है, तो इसके बाद फिर कॉस्ट और ये सारी चीजें और ये जैसे राफिया भी आपसे पूछ रही थी कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास कितनी देर के बाद विजिट करना चाहिए, अगर आपके हेल्दी टीथ भी है, कोई मसला भी नहीं है, उसके बाद आपको कितनी देर के बाद विजिट करना चाहिए? जी इसके बारे में ना गाइडलाइंस हैं कि सबसे पहले आप कह लें लो रिस्क है, फिर मीडियम है, फिर हाई है, फिर वेरी हाई है। जी ठीक है, अगर वेरी हाई रिस्क है लेकिन आपने 6 महीने बाद तो लाजमी जाना, 6 महीने बाद तो लाजमी उसके पास जाएं, उसको चेक करवाएं, तो वो फिर आपको ग्रेड करेगा कि आप लो रिस्क में, अगर लो रिस्क में है फिर आप एनुअली जाएं, और इसके बाद मीडियम है तो फिर 6 मंथ, अगर हाई है फिर 3, अगर वेरी है तो फिर मंथली। ऑलराइट, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें। ठीक है, अच्छा और खुद से अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद से आप ना उसको देखें कि आप अच्छा स्टेन आ गए हैं, अच्छा ये चीज़ आ गई है, मैं यूट्यूब से देख लूँ, मैं इस चीज़ से देख लूँ। वो एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने यूट्यूब से, वो आजकल चले हुए टोटके कि जी आप यूं यूज़ कर लें, ये सोडा यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, उससे ये चमक जाते हैं, उससे जी 2 मिनट में ख़त्म, और ये इस तरह नहीं होता। ऐसे नहीं होता। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे कुछ भी गूगल करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, किसी हद तक आपके टोटके काम कर रहे होते हैं, जो आपको आपकी दादी नानी अम्मी बता रही थी कि लौंग रख लीजिए, वो उस वक्त हो रहे जब बहुत ज्यादा पेन हो ना, कुछ वक्त के लिए रिलीफ दे देता है वो, ठीक है, आई एग्री, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका परमानेंट ट्रीटमेंट है। और इसका मतलब ये भी नहीं है आप यूट्यूब से या गूगल से देख लेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, आपको डॉक्टर के जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, एक तो आपने बता दिया कि आप ब्रशिंग करें डेली, उसके साथ कोई जैसे कि माउथ वॉश का इस्तेमाल होता है, या क्या चीज एडिशनल की जा सकती है कि 2 बार ब्रश करने से काफी होगा? देखें वो काफी होता है। असल में मैं फिर उसी पे आ जाऊंगा डाइट पे। अगर आपका शुगर इनटेक आप कह लें 20 mg है पर डे, अच्छा ठीक है, आपने एक बंदा जो है वो उसको एक ही टाइम पे ले रहा है, सुबह ले लेता है, चाय पी लेता है 20 mg,
और एक बंदा जो है 5 mg करके 5 टाइम्स लेता है दिन में, तो 5 टाइम्स जो ज्यादा ले रहा है उसमें ज्यादा कैविटीज के चांसेस है। फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी मैटर करती है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ हमारे पहले डेंटिस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने डाइट को भी मेंशन किया, वरना जब भी दांतों की बात हो रही होती है ना, सिर्फ ब्रशिंग पे या हम इन्हीं चीज़ों पे बात करें, तो डाइट से किसी ने लिंक करके नहीं बताया, खासतौर पे शुगर से लिंक करके नहीं बताया कि शुगर किस तरह से इफेक्ट हो रही होती है। हम तो समझ होते हैं जो बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं उनको ही सिर्फ आपकी डाइट इफेक्ट कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, चले आपने शुगर का तो बता दिया, हमारे यहाँ ज़्यादातर चाय पी जाती है, कॉफ़ी से भी ज़्यादा चाय का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से भी आपके टीथ जो है, बेशक आप दो वक्त ब्रश कर रहे हैं बाकायदगी से और अच्छी तरीके से, जिस तरह से आपको करना चाहिए, जो तरीकाकार है उससे भी करो, तो उसके बाद भी स्पॉट पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, स्टेन पड़ जाते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? वो क्या स्केलिंग से ही ठीक हो जाते हैं या उसको वाइटनिंग वगैरह की तरफ जाना पड़ता है? हाँ जी, अब इसमें ना दो चीज़ें हैं। जितनी भी आप कह लें कि जिसमें कलर्ड जो ड्रिंक्स हैं, चाहे वो मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स के ये जो कर रहे हैं, तो जो आपका ओरिजिनल टीथ होता है, जो नीचे टीथ होता है, तो उसमें तो ब्रश नहीं पहुंच रहा होगा डेली रूटीन में, तो वो क्या ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगा? नहीं, देखें वहाँ पे ब्रश तो नहीं जा रहा, लेकिन वहाँ पे खाना भी तो नहीं ना जा रहा। हाँ, ठीक, उसको मतलब कवर कर दिया आपने, महफूज हाँ कर जी, दिया। हाँ जी। लेकिन आप कह लें क्राउन का एक ड्रॉबैक ये होता है कि क्राउन के जो उसको भी साफ, जो आपके नेचुरल टीथ हैं उससे ज़्यादा साफ आपने रखना होता है। अच्छा। क्योंकि क्राउन एक दफ़ा फेल हो जाए तो फिर हम उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वो फिर इम्प्लांट की तरफ चले जाते हैं, और फिर ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि स्टार्ट ही आपके, अगर फर्ज कर लें कि आपकी कैविटी है, तो वहाँ से स्टार्ट होकर क्राउन तक, और क्राउन फिर रिमूव होना है, और क्राउन के बाद फिर एक इम्प्लांट है, और ये कंटिन्यूस एक साइकिल चलता रहना, और ये स्टार्ट ही होता हमारी डाइट से। मतलब डाइट एक मेजर फैक्टर है, डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, बड़ी एक अहम कह लें कि चीज़ की तरफ आपने सबकी जो है ना नजर कराई है, क्योंकि हम भी इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते थे कि खाना भी इसको इस हद तक इफेक्ट कर रहा होता है। कमर्शियल में कभी दिखा रहे थे खाना फंस गया, वो तो ब्रश से निकल आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि खाना इतना आपको वैसे भी इफेक्ट कर रहा होता है। साथ ही साथ में मसला डॉक्टर साहब जो होता है ना, बहुत से लोगों को वो मुंह से बदबू आने का होता है। अच्छा, ये वहाँ पे भी लोग बेबस होते हैं, कहते हैं हम 2 बार ब्रश भी कर रहे हैं, हम बाज़ औक़ात फेस माउथ भी यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बावजूद ये नहीं सही होता, तो इसकी क्या वजूहत है, कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसमें ना 2 कॉजेज होती हैं कि या तो आपके मुंह से आ रही है या तो आपके स्टमक से आ रही है। ज़्यादातर मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब स्टमक का मसला। हाँ जी। स्टमक का मैंने देखा कि ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वहाँ पे HCl जो प्रोड्यूस हो रहा था वो इटसेल्फ वो स्मेल वाला होता है। ठीक है, वो ठीक है, तो वो जब आप कह लें कि एक बंदा स्ट्रेस में है, उसका HCl ऑलरेडी ज़्यादा है, या वो बहुत ज़्यादा ये मुरगन चीज़ें और ये चिप्स और इस तरह की क्या कहते हैं पिज्ज़ा वगैरह बहुत, उसकी वजह से तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है उसके। ठीक है। अब HCl बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो भी अब वो जो गैसेज हैं वो भी तो उसके मुंह के जरिए ही बाहर आनी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो वो अगर तो उसकी हाइजीन और स्पेशली अगर वो इतनी सारी जंक फूड खा रहा है, तो उसके मुंह के जो हालात हैं वो भी कुछ वैसे ही होंगे, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को मर्ज करते हैं, और वो फिर एक बाय प्रोडक्ट उसकी एक ज़्यादा स्मेल होती है। ठीक है, तो उसका एक तो हल ये हो सकता है ना कि आप अपने स्टमक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, और अगेन डाइट, फिर दोबारा डाइट और जो भी आपका मसला है वो सही होगा, तो आपकी बदबू का मसला सही हो जाएगा। इन केस अगर स्टमक की वजह से नहीं है, आपके मुंह की वजह से ही है, तो फिर उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? जी, वो एक्चुअली ऐसा होता है कि आपके जो गम्स हैं वो सोलन हैं, अब गम सोलन होते हैं, उसके अंदर खाना फंस जाता है। अब वहाँ पे वो उसको क्लीनिंग आपने करनी होती है, उसकी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वो मस्ट है। वो आप 3 मंथ के बाद दोबारा एवेल्युएट करवाएं कि मेरे गम्स दोबारा हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, और उसके साथ ड्यूरिंग हीलिंग फेज आपने फिर अगेन अपनी डाइट की तरफ जाना है। आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो फिर वो हील होगा, अदरवाइज वो फिर वैसे ही हो जाएगा और ये रिलैप्स हो जाएगा, और ये साइकिल इस तरह ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जनाब, आज हमने दांतों के वाले से बात की, और जहाँ पे हमने एक तो डिस्कस किया डॉक्टर के विजिट करना चाहिए, आपकी प्रॉपर हाइजीन में क्या होना चाहिए, डॉक्टर से क्या होना चाहिए, डॉक्टर साहब ने वो भी मेंशन कर दिया, और साथ ही साथ बता दिया कि अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो उसको भी किस तरह से ठीक किया जा सकता है। और जनाब, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव that for you and exactly अगली स्टोरी ये है कि सड़क पर गाड़ी में मौजूद कैमरा जो है ना, उसने हैरत अंगेज कुछ मनाजिर है वो कैद कर लिए हैं। जो एक वो होती है क्रेन होती है ना, वो गिरने वाली थी और करीबी एक गाड़ी थी, वो जो गाड़ी है वो चंद ही सेकंड की दूरी पे थी और वो बच गई। और वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जिसे एक तो ये चीज़ भी वाज़ेह हुई कि आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए, दूसरे के कैमरे की वजह से आप बहुत से जो मनाजिर हैं वो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है जनाब, ये थी आज की स्टोरी जो हमने आपसे शेयर की,
और इसी तरह से कल हम आपसे बाकी टॉपिक्स भी शेयर कर रहे होंगे, कुछ स्टोरीज भी शेयर कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, दीजिए इजाजत, अपने बहुत सारा